एक एजुकेटेड स्विस बैंकर जिसके पास $5 मिलियन थे, जो अपने नए बिजनेस के लिए भारी कैश लेकर लाहौर लैंड करती है, लेकिन सिर्फ 6 दिन बाद वो हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज तक उसकी बॉडी नहीं मिली, लेकिन जब पुलिस ने उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले तो दिमाग हिला देने वाला सच सामने आया। उसके फ़ोन में सिर्फ एक ऑनलाइन स्कैमर का नंबर नहीं था, उसके कॉल लॉग्स में पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस, बेनज़ीर भुट्टो के फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ और काला जादू करने वालों के नंबर्स थे। तो सवाल ये था, क्या ये सच में सिर्फ एक मैट्रिमोनियल फ्रॉड था या फिर एक इंटरनेशनली पावरफुल लड़की किसी ऐसे जियोपॉलिटिकल नेटवर्क में फंस गई थी जिसकी तह तक कभी पुलिस ने जाने की कोशिश ही नहीं की। राजविंदर कौर गिल 1971 में इंडिया के पंजाब में पैदा हुई, लेकिन बचपन ही में वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा के मिशन शहर में चली गई थी। राजविंदर पढ़ाई में तेज थी और स्कूल और यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद उसने फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में कदम रखा। कनाडा में उन्होंने कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ काम शुरू किया। उनकी एनालिटिकल स्किल्स और परफॉर्मेंस ने उन्हें कॉरपोरेट सेक्टर में अलग पहचान दिलाई और फिर साल 2006 में उन्हें ज्यूरिख स्विट्जरलैंड भेजा गया, जो ग्लोबल बैंकिंग इंडस्ट्री का एक बड़ा हब माना जाता है। वहाँ उन्होंने मेरिल लिंच, यूबीएस और EFG जैसे इंस्टीट्यूशंस में हाई पोजीशंस पर काम किया। वो 5 ज़बानें फ्लुएंटली बोलती थीं, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच, जर्मन और हिंदी। 2012 तक आते आते राजविंदर के पास कम से कम $5 मिलियन की सेविंग्स थी। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी और अब अपना खुद का ज्वेलरी और जेम स्टोर बिजनेस शुरू करना चाहती थी। जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद एक चीज़ थी जो राजविंदर के पास नहीं थी, एक लाइफ पार्टनर। और जैसे आज के दौर में बहुत से लोग करते हैं, उन्होंने भी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म्स का रुख किया। यहीं उनकी मुलाकात हुई 2 लड़कों से। पहला था कृष्णा रॉय, जिसके साथ राजविंदर सीरियस हो चुकी थी और इवन शादी के बारे में सोच रही थी। दूसरा था इकबाल हुसैन, जो अभी भी उनके जहन में एक पॉसिबिलिटी था और इत्तेफाक से दोनों ही पाकिस्तान में थे। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक तीसरा किरदार भी था, शाहिद गजनफर, एक जर्मन सिटीजन और राजविंदर का पुराना कोलीग। ये कोई अजनबी नहीं था। राजविंदर ने शाहिद को हमेशा एक छोटे भाई की तरह देखा था। इतना भरोसा था कि उन्होंने शाहिद को अपनी मेहनत की कमाई से भारी रकम लोन में दी हुई थी, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के, सिर्फ रिश्ते की बुनियाद पर। और यही भरोसा शाहिद का सबसे बड़ा हथियार बन गया। जब राजविंदर ने लोन वापस मांगा तो शाहिद के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन सीधा मना करना मुश्किल था, रिश्ता खराब होता। तो उसने एक चाल चली। उसने राजविंदर को खुद ऑफर दी, पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हारी मुलाकात लाहौर के एक बड़े जेम स्टोर मर्चेंट से करवाता हूँ, तुम्हारा नया बिजनेस भी सेट हो जाएगा और मेरा पूरा लोन भी वहाँ हीरों की सूरत में मैं वापस कर दूंगा। राजविंदर ने सोचा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो 2 लड़के कृष्णा और इकबाल, वो दोनों भी पाकिस्तान में थे। मतलब एक ही सफ़र में सब कुछ हो सकता था, बिजनेस कॉन्टेक्ट्स भी, लोन भी, और जिनसे दिल लगा रखा था उनसे सीधी मुलाकात भी। राजविंदर के लिए ये ऑफ़र रेजिस्ट करना मुश्किल था और उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। 25 अगस्त 2012 को राजविंदर कौर गिल ने लाहौर में कदम रखा। शाहिद खुद उन्हें एयरपोर्ट से लेने आया। पहले कुछ दिन सब कुछ ठीक लग रहा था। वो रेगुलरली फैमिली को कॉल करती रही, छोटी छोटी बातें, रोज़ की अपडेट्स बता रही थी। लेकिन 27 अगस्त के बाद कॉल्स बंद होने लगी और फिर 31 अगस्त को उनका फ़ोन हमेशा के लिए बंद हो गया। कॉल्स बंद होने के बाद कनाडा में बैठी उनकी फैमिली बेचैन हो गई। घबराहट में उन्होंने हर दरवाज़ा खटखटाया, कैनेडियन एम्बेसी, फॉरेन मिनिस्ट्री, इवन डिप्लोमेटिक चैनल्स। उनकी बेटी गायब थी और कोई सुनने वाला नहीं था। पाकिस्तान पुलिस ने शुरू में इस केस को बिल्कुल लाइट लिया, मिसिंग रिपोर्ट तक रजिस्टर नहीं हुई थी। केस की रफ्तार तब बढ़ी जब इंडियन पंजाब के डिप्टी CM सुखबीर सिंह बादल ने पाकिस्तानी पंजाब के CM शहबाज शरीफ को पर्सनल लेटर लिखा। प्रेशर में आकर पुलिस ने 2 नाम सामने रखे। पहला शाहिद गजनफर, वही पुराना कुलीग, वही छोटा भाई, वही इंसान जिस पर राजविंदर ने आंखें बंद करके भरोसा किया था। दूसरा हाफिज हुसैन, शाहिद का कज़न, वो लाहौर के एक हॉस्पिटल में छोटी सी नौकरी करता था। उसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं था। लेकिन जब पुलिस ने उसे इंटेरोगेशन रूम में बिठाया तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने माना कि उसने शाहिद का साथ दिया था इस कत्ल में। और पता है क्यों? क्योंकि शाहिद ने उसे कहा था राजविंदर का सारा कैश, उसके गहने, उसका कीमती सामान सब तेरा होगा। एक इंसान की जिंदगी की कीमत सिर्फ चंद रुपए और कुछ गहनों में तय हुई थी। हाफिज ने बताया 31 अगस्त 2012 को सुबह के वक्त दोनों ने राजविंदर को उसके होटल से पिक किया। वो गाड़ी में शेखुपुरा की तरफ जा रहे थे एक हीरों के डीलर से मिलने। रास्ते में शाहिद ने राजविंदर को चाय ऑफर की।
उस चाय में नशा मिलाया गया था। पीते ही राजविंदर बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश लाहौर के बाहर एक नहर में फेंक दी गई। काम खत्म करते ही मास्टरमाइंड शाहिद गजनफर वापस जर्मनी चला गया। यहाँ तक ये सिर्फ एक सिंपल रॉबरी और मर्डर लगता है, लेकिन जब कैनेडियन पुलिस ने राजविंदर के फ़ोन रिकॉर्ड्स का डिटेल एनालिसिस किया और जो मिला उसने इस पूरी कहानी का रंग बदल दिया। पाकिस्तान आने से पहले के सिर्फ कुछ महीनों में राजविंदर ने 607 इंटरनेशनल कॉल्स की थी। 607, ये कोई नॉर्मल फिगर नहीं है। और ये कॉल्स की किसको गई थी? पहला नाम सामने आया, रहमान मलिक। वही रहमान मलिक जो कभी बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी चीफ रह चुके थे, पाकिस्तान के हाईएस्ट लेवल पॉलिटिकल सिक्योरिटी का चेहरा। दूसरा नाम इम्तियाज़ वड़ाइज, पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी के सीनियर पॉलिटिकल लीडर। तीसरा यूके में बैठा एक ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर। और चौथा पाकिस्तान का एक मैजिशियन। जिस लड़की ने मैरिल लिंच और यूबीएस बैंक्स में काम किया था, उसके फ़ोन में ये नंबर्स क्यों थे? यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं और दोनों ही डिस्टर्बिंग हैं। पहली, क्या राजविंदर किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व थी जो उसके सिंपल जेमस्टोन बिजनेस की कहानी से कहीं ज़्यादा बड़ी थी? क्या वो कुछ ऐसा जानती थी जो पावरफुल लोग नहीं चाहते थे कि दुनिया जाने? दूसरी और शायद ज़्यादा चौंका देने वाली, क्या शाहिद के पास राजविंदर की बैंकिंग इन्फॉर्मेशन थी? उसके स्विस और कैनेडियन अकाउंट्स तक एक्सेस थी? क्योंकि अगर था तो सिर्फ उसकी जान लेना काफ़ी नहीं था, उसका पैसा भी साफ करना था। इसी खौफ से पुलिस ने फौरन राजविंदर के स्विस और कैनेडियन बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन वो 607 कॉल्स, उनका जवाब आज तक ऑफिशियली नहीं दिया गया। किसी भी मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? दो चीज़ें, क्राइम सीन और डेड बॉडी। और इस केस में दोनों में से कुछ नहीं था। नहर में फेंकी गई लाश कभी नहीं मिली, कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं, कोई कब्र नहीं। सिर्फ एक बेटी थी जो गायब हो गई थी और एक बाप था जो इंसाफ मांगने कोर्ट के चक्कर काट रहा था। लाहौर की कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। डिफेंस लॉयर्स ने कोर्ट की कार्रवाई जानबूझकर डिले की। राजविंदर के फादर सिकंदर सिंह को कोर्ट में बुरी तरह हरास किया गया। डिफेंस लॉयर ने उन्हें दलील करने के लिए यहाँ तक पूछ लिया कि वो ज़बानी अपनी बेटी के फ़ोन का IMEI नंबर बताएं। एक ऐसा सवाल जिसका केस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। जब लाश ही नहीं मिली तो मर्डर कैसे प्रूव होगा? और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। 9 दिसंबर 2017 को फॉरेंसिक एविडेंस और डेड बॉडी ना होने का फ़ायदा उठाते हुए कोर्ट ने हाफिज़ हुसैन को बरी कर दिया। और शाहिद का क्या बना? पाकिस्तान पुलिस ने जर्मनी से रिक्वेस्ट की उसको वापस पाकिस्तान भेजने के लिए। मार्च 2013 में इंटरपोल नोटिस के बाद जर्मन पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ एक और दीवार आई। जर्मनी अपने सिटीजन्स को कभी एक्स्ट्राडाइट नहीं करता, खासकर उन कंट्रीज़ में जहाँ डेथ पेनल्टी दी जाती हो। तो शाहिद, वो इंसान जिसने ये सब कुछ प्लान किया, जिसने चाय में जहर मिलाया, जिसने राजविंदर का गला दबाया, वो जर्मनी में बैठा रहा। आखिरकार 2024 में, यानी कत्ल के 12 साल बाद, क्लोन की कोर्ट में शाहिद पर ऑफिशियली चार्जेस फ्रेम किए गए। ट्रायल अभी भी चल रहा है। राजविंदर कौर गिल की मौत को अब 13 साल हो चुके हैं। एक हाई अचीवर लड़की, एक इंडिपेंडेंट मल्टीलिंगुअल स्विस बैंकर, उसने एक ख्वाब देखा था, पर वो एक ऐसे धोखे का शिकार हुई जिसने उसकी पूरी जिंदगी मिटा दी। पर आज भी दिमाग में एक सवाल खटकता है, क्या वाकई एक हाईली एजुकेटेड और फाइनेंशियली पावरफुल लड़की एक इतने अनाड़ी स्कैनर के जाल में इतनी आसानी से फंस सकती थी? या फिर सच में इस कहानी में कुछ ऐसे पावरफुल लोग इन्वॉल्व थे जो नहीं चाहते थे कि असली सच कभी दुनिया के सामने आए? 13 साल बाद भी उस फैमिली के पास ना बेटी की लाश है, ना ही कोई इंसाफ। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? क्या सच में कोई बड़ा पॉलिटिकल कवर अप था? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और इंटेरोगेटेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।